अगर प्रोपेगेंडा चलाने वालों का एग्जांपल देखेंगे तो हमारे देश में भी इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शंस के दौरान ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कहती है कि हम सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, कानून सबके लिए बराबर होगा, एक जैसा होगा। एक दूसरी पार्टी है जो कहती है कि हम अगर सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे और मुस्लिम्स के लिए अलग से ही पर्सनल लॉ बोर्ड रहेगा जो उनका रहता है, यानी कि हर धर्म के लिए अलग अलग कानून होगा, विशेष तौर पर मुसलमानों के लिए। अब जनता के बीच में प्रोपेगेंडा क्या सेट किया गया है कि जो सबके लिए एक जैसा कानून लाना चाहता है ये तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, और जो सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून लाना चाहता है वो बिल्कुल सेकुलर है। देख लीजिए, तो आप अगर यूसीसी की बात करते हैं जो आर्टिकल 44 में बोला गया है, डीपीएसपी में बोला गया है कि सबके लिए एक जैसा कानून आना चाहिए, तो आपको सांप्रदायिक बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और अगर कोई पर्टिकुलरली मुसलमानों की बात करे, या उस पार्टी ने एक जमाने में यह कहा था कि इस देश के सभी संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, वो पार्टी सेकुलर है और उसमें बिल्कुल भी धर्म जैसा नहीं है। बताइए, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। तौबा तौबा तौबा। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से मैं कब हो गया ये। Document, they had mentioned categorically that while their aim is to turn India into an Islamic nation, they should cover that intention up by talking about Ambedkar, Constitution, Indian flag, yoga, so on and so forth. It's like Barkha Dutt. She went to Kashmir once, I'm sure Madam will remember. She was interviewing a stone pelter. अगर वो हमारे मजहब के लिए लड़े, मजहब के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, कश्मीर के लिए लड़ रहे थे। इस्लाम के लिए, कश्मीर के लिए भी, इस्लाम के लिए, उसके थ्रू में है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। The stone pelter said कि मैडम मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ। बरखा दत्त said, नहीं, इस्लाम के लिए नहीं लड़, आप कश्मीर के लिए लड़ रहे हो, आप गलत बोल दिए, कश्मीर के लिए लड़ रहे हो, फिर से बोलो। नहीं मैडम मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ। बरखा दत्त knew by 2020 the first person, as I said, to be murdered was a Kafir constable, Ratan Lal, who was working for a Kafir state. He was not murdered because he was a police officer. He was murdered because he was Hindu. Let there be no doubt about that. Now we know from the charge sheets that the conspiracy of the Delhi anti-Hindu riots started on the 5th of December 2019. Op India published a report where right from December up until the Delhi anti-Hindu violence, every single day there were attacks against Hindus. And there was violence by Muslims and their leftist ideological backbones who were fanning that violence against CAA. Tahir Hussain was a major part of that conspiracy. It was on the 8th of Jan that Tahir Hussain met Umar Khalid and Khalid Saifi in Shaheen Bagh, apparently the PFI office. से हम गरीबी को मिटा देंगे। गरीबी हटाओ, the longest running scam of the country. Garibi Hatao is truly the longest running scam of this country. Garibi Hatao is synonymous with Indira Gandhi and subsequent Congress government. दशकों तक हम आपको रोटी देंगे, हम आपको सड़क देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम आपको रास्ते देंगे, पानी देंगे, घर देंगे, ये बोल बोल के आपकी गरीबी हटाएंगे। बेसिकली ये बोल के इतने इलेक्शंस को जीते हैं, लेकिन जीतने के बाद अगले इलेक्शन में सेम प्रॉमिस, हम रास्ता, पानी, खाना, घर, सेम प्रॉमिस। क्यों इतने साल तक आपने वही, अभी भी आज भी आप अपनी यात्रा नहीं होना चाहिए कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है हम उनके लिए काम करेंगे इंस्टेड ऑफ द कास्ट के बेसिस पे जाना ही क्यों है। वो भी बात करते हैं हम लोग, वो भी बात करते हैं कि हमें आर्थिक आधार पे भी हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे और आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराएंगे। जो लोग पीछे खड़े हैं उनको हम आगे लाना चाहते हैं भाई इस जाति तो से। मेरा प्रश्न यही है कि आगे आने के बाद में वो क्यों जाति को भूल जाए, आगे आने के पहले ही वो जाति भूल जाए ना। देखिए, बात तो आपका सवाल सही है, लेकिन आप इतने सालों में नहीं ला पाए ना उनको आगे। सर इतने सालों तक तो गवर्नमेंट ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं। रुको जरा, सब्र करो। बताइए पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 20-22 करोड़। वहाँ हिंदू कितना है? लेस देन 1%। तो कितना हुआ? 20 लाख। और सुनिए, जनसंख्या कितनी है बांग्लादेश की? 16.5 करोड़। वहां हिंदू कितना बचा है? 7%, यानी लेस देन 1 करोड़। भैया 1 करोड़ तो कुल है मिलाकर। और सुनिए, अफगानिस्तान में कितना बचा है? 500-600। मेरे भाई टोटल आ जाए तो 2-2.5 करोड़ नहीं है। ये है पढ़ा लिखा आदमी। देखो कैसे झूठ बोल के दुनिया को क्या भ्रम में डालने की कोशिश करते। ये पढ़े लिखे, सोचो कितने अच्छा
करा केजरीवाल ने और बहुत सारी चीजें करी है हमारे केजरीवाल ने। जी हाँ जी। ठीक है, समझ गया। बस फ्री कर दी। बस गर्ल्स के लिए तो फ्री करी। इसके लिए घूम रहे हैं ये लड़के, ये सब इनके लिए क्या इनका दंड? लड़कों को क्या है, लड़के तो खड़े होके भी जा सकते हैं ना। अच्छा, अब लड़कियों का क्या है, सेफ्टी का इशू था। अब क्या कहते हैं, पुलिस रहती है हर बस में, ठीक है। पहले इतना नहीं होता था, बस में ट्रैवल करते हुए भी ना गर्ल्स डरती थी। अब जाके ना कोई भी फ्री में बस है ना तो जाते हैं। ठीक है। फ्री से और गर्ल्स की सेफ्टी का क्या लेना देना? फ्री से नहीं है, लेकिन केजरीवाल से तो है ना लेना देना। उन्होंने ही तो पुलिस वालों को बस में बिठाया है। रुक, तेरे को बताते कि हर बस में एक पुलिस वाला बैठता है। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? दिल्ली पुलिस तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही है ना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तो कोई भी नहीं है। खत्म, बाय बाय। Muslim minority, they must have the first claim on our resources. Meanwhile, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा? majority prime minister who has not imposed a precedent rule out of law and order issue. That is not a function of just India being in a better place. That's a function of Modi being the way he is, huh? That is the huge sign of Modi being as democratic as possible. He has not differentiated in giving less funds to any non-BJP state. Tamil Nadu, for instance, gets the maximum funds now vis-a-vis in the UPA era. Because Modi is a guy who has risen from bottom up. He is the only leader who has come in this country who has an experience of 15 years on the ground traveling, 20 years, 15 years on the organization and 22 years in governance. Modi did not get anything on his own plate. Tell me one person who's able to do that. और उसके बाद भी वो और humble है और उसके बाद भी उसमें 1% of high-handedness नहीं है जनता के बीच। और बढ़ाइए और पूरे भगवा का सफाया जो है यहाँ से हिंदुस्तान से हो जाएगा। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक कंधे पर दुपट्टा होता है, उतना ही सा बचा है, बस उतना ही बचा है, ये भी साफ हो जाए। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील ये नाम नहीं भारत की तबाही का सामान है। अच्छा तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी। ये जो अच्छा भैया एक बात बताओ, ये मोबाइल फोन पे आप कितने घंटे एक दिन में कितने घंटे लगाते हो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखो देखो मजे की बात देखो। 2 घंटे? जी सर। सच बोलो। 2 घंटे? जी सर। सच बोलो। सच में सर, बिजनेसमैन हो। गजब बेइज्जती है। तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला और रोम साम्राज्य असम में 650 साल तक चला।
बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सभी को उन्होंने पराजित किया, असम को स्वतंत्र रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल चला, चालुक्य साम्राज्य 600 साल चला, मौर्यों ने 550 साल तक समग्र राष्ट्र पर अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज्य किया। सातवाहन ने भी 500 साल तक शासन किया, गुप्तों ने 400 साल तक शासन किया और समुद्रगुप्त ने पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस भी दिखाया और सफलता भी दिखाई। अगर इस सब पर संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे, हमने टीका टिप्पणी छोड़कर हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। इस पर संदर्भ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। धीरे 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 कर जो इतिहास हम मानते हैं गलत है वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से थे। उस क्राइसिस से बाहर निकालने में जेमी डिमन, जेपी मॉर्गन के सीईओ का बहुत बड़ा हाथ था और ये इंसान $4 ट्रिलियन एसेट्स वाली कंपनी को रन करता है। $4 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी है। इस बंदे का मोदी के बारे में क्या कहना है ये सुनो आप, कि इन्होंने 400 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया है। हम उन्हें लेक्चर देते हैं कि उन्हें कंट्री कैसे चलाना है, और मोदी अकेले आदमी ने इतने बड़े देश को, एक एक सिटीजन को, 140 करोड़ लोग, किसी को फिंगरप्रिंट, किसी के आई बॉल, आधार कार्ड और जनधन योजना जो बैंक अकाउंट्स खुले थे उनकी बात हो रही है, कि हर किसी को रिकॉग्निशन दे दी इन लोगों ने, सबके बैंक अकाउंट्स खोल दिए और उनमें ट्रांजैक्शंस भी चल रही हैं। मोदी इज अ टफ गाय और आपको ऐसा टफ होना पड़ता है ऐसे इतने बड़े देश के लिए। साथ में ये भी बोलते हैं कि जो काम वहां हो रहा है ऐसा कुछ काम हमें अमेरिका में भी चाहिए। ये वो बंदा कह रहा है जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चलाता है जो पूरे यूएस की इकोनॉमी को हिला सकता है। बात बस इतनी सी है कि अगर कुछ कमियों को हटा दिया जाए ना, धोनी है, मोदी है, ये कुछ उन लोगों में से आते हैं जिनकी कमी तब फील होनी। यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। का कारण नरेंद्र मोदी है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया। अकाउंट खोले ताकि लोगों के पास कम से कम बैंक का खाता तो हो, पैसे तो हम जमा करवा लेंगे। फिर मुद्रा योजना लेकर के आए कि हम लोगों को सस्ता लोन देंगे। फिर डिजिटल इंडिया लेकर के आए ताकि लोगों तक इंटरनेट पहुंचे। जियो ने भी तब अपना लॉन्च किया था 4G। फिर 2016 की शायद अप्रैल के आसपास ये लेकर के आए UPI ताकि लोगों को पैसा लेन देन का एक दूसरा मार्ग भी दे सकें। फिर इन्होंने कर दिया डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, ताकि लोग हड़बड़ाहट में आकर के डर में ही सही, कैसे भी सही, जो अपना बैंक अकाउंट खुला है उसमें जाके 500 के 1000 के नोट जमा करें। देख लो कितनी दूरदृष्टि है। लोग पैसा जमा कब कर पाएंगे? जब बैंक अकाउंट होगा तभी तो नोट एक्सचेंज कर पाएंगे, और वो बैंक अकाउंट पहले ही खुलवा दिया जनधन योजना के माध्यम से। अब जब लोगों को डर बैठ गया कि यार ये तो कभी भी नोटबंदी हो सकती है, हो सकती है, तो लोगों ने अपने बैंक के खाते का यूज करना स्टार्ट किया। अब बैंक क्या करती है? उस पैसे को लोन देती है, लोन दूसरे लोगों को मिलता है, जैसे कि वो निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, कोई इंडस्ट्री बनाता है, कोई दुकान बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इससे बाकी लोगों को रोजगार। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक मनुष्य हैं, वो पूजा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, उनको अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं की टिप्पणी करे। लेकिन अगर उसको फोटो आप बना करके, कैमरे खड़े कर करके, सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए ये किया जाएगा, तो फिर इसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ए भाई ये बताओ, ये रोजा अफ्तारी तख्ता बुरके के अंदर होती थी, फोटो आप तो होता नहीं था। अरे सुनिए, और सबसे ज्यादा मजाक क्या होता था भाई, जो व्रत रखेगा वो उद्यापन करेगा ना। यहां ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, और खामखा का रोजा इफ्तार। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनकी बात सही है, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। राजनीति रखी जाती हो या माइनॉरिटी मेजोरिटी पे भारी पड़ जाती हो आइडियोलॉजी के मामले में, लेकिन भारत ऐसा देश है
यहाँ पर अगर माइनॉरिटी के साथ कुछ हो जाए तो कुछ लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं कतार में आकर के और चिल्लाने लग जाते हैं, और वहीं अगर माइनॉरिटी द्वारा मेजोरिटी पर कोई असॉल्ट किया जाता है तो इन लोगों के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। फॉर एग्जांपल बदायूं का केस, बदायूं में 2 मासूमों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मारने वाले को चाचा या भाई कहते थे, इस पर इन लोगों की आवाज नहीं निकलेगी। बेंगलोर वाला केस जहां पर एक दुकानदार की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि हनुमान चालीसा सुन रहा था, उस पर इन लोगों की आवाज नहीं निकलेगी। देश में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर मेजोरिटी को डेली परेशान किया जाता है, उस पर किसी की आवाज नहीं निकलती। ये बात सही है कि माइनॉरिटी को भी परेशान किया जाता है, लेकिन उस पर तो चिल्लाने वाले हैं ना। लेकिन मेजोरिटी के लिए कोई आवाज उठा दे तो उसे गोदी मीडिया कह दिया जाता है। तुम तो न्यूट्रल हो ना, तुम बोलो ना उनके बारे में। भाई आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप तो निष्पक्ष यूट्यूबर हैं, तो रखिए इन पर अपनी राय, क्यों नहीं रख पाते हैं? नहीं, आप निष्पक्ष नहीं है, आपसे ज्यादा जहरीला कोई नहीं है। आप अपनी न्यूज हेडलाइंस को देख लीजिए, आपकी न्यूज हेडलाइंस में अगर विक्टिम किसी पर्टिकुलर समुदाय का है तब आप उसके धर्म को दिखाते हो, और अगर वो पर्टिकुलर समुदाय का नहीं है तो आप उसके धर्म को नहीं दिखाते, एक नॉर्मल हेडलाइन बना के छोड़ो। जो ये दावा करते मेरा बाबरी था, मेरा बाबरी था, ताला बंद होने के बाद भारत का कौन सा मुसलमान वहां पे गया था चिराग जलाने कि ये मेरी मस्जिद है? कोई मुसलमान आज तक साक्ष्य में नहीं है, गवाही में नहीं है कि गया हो वहां बाबरी मस्जिद के आगे एक दिया जलाने। लेकिन हमारे ये हिंदू भाई सदियों से जाकर के उसकी परिक्रमा करते रहे, ताला बंद था तब भी, ताला खुला तब भी वो परिक्रमा करते रहे, वहाँ पूजा करते रहे, वहाँ धूप दिया अगरबत्ती जलाते रहे और दूर से ही नमन करके अपनी आत्मा को शांति देते रहे। तो श्रद्धा किसकी बरी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, श्रद्धा किसकी बरी? इन हमारे हिंदू भाइयों की, जिन्होंने एक पल भी अपने मन से उस जगह को निकलने नहीं दिया। में ऐसी थी जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था, लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही हैं। ये दोगलापन क्यों? अगला, कुछ लोग वीडियोस बना करके ये बता रहे हैं कि बीजेपी को 50% फंडिंग हुई है, टोटल 12,000 करोड़ पैसा आया है, जिसमें से 6,000 करोड़ बीजेपी के पास गया है। ये लोग आधी अधूरी जानकारी दिखा रहे हैं। ये लोग 2019 से पहले का डेटा नहीं दिखा रहे, जब पिछले एक साल में 8,000 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन इसमें बीजेपी को ना के बराबर आए थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 20,000 करोड़ में से केवल 6,000 करोड़ हैं जो बीजेपी के पास आए हैं, 14,000 करोड़ अपोजिशन के पास आए हैं, और इसमें भी तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिला है। उसको कैसे मिल गया, जबकि वो तो एक स्टेट पार्टी है? इस पर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। उसी प्रकार से केजरीवाल जैसे खालिस्तानी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, जिसको खालिस्तानी खुद कह रहे हैं, पन्नू खुद कह रहा है कि हमने इसको फंडिंग करी है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। अब ब्लैक मनी कहां से आ रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। अगर 2024 में इनको बैन कर दिया गया है, अब फंडिंग कैसे होगी? अब पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहां से मिलेगा? या अब ब्लैक मनी नहीं चल रहा होगा? इस पर कोई बात नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसलिए बैन किया है क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था। जनता को भी पता नहीं चल पा रहा था कि किसने किसको कितना पैसा दिया, जबकि ये जनता का अधिकार है। ये ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है 18 लाख एकड़, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है 12 लाख एकड़, तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़। ये कैसे है? हमारे देश में 1955 में एक एक्ट पास हुआ था, वक्फ बोर्ड एक्ट। इसमें 1995 में एक बदलाव किया गया था, फिर 2013 में एक बड़ा बदलाव किया और सेक्शन 40 ये कहने लगा कि वक्फ बोर्ड को अगर ये लगता है कि आपकी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है तो ये लोग उस जमीन पर दावा पेश कर सकते हैं और आपकी जमीन उनकी हो जाएगी। अगर आपको एतराज है तो वो अपना एक आदमी भेजेंगे जो ये चेक करेगा कि उनकी जमीन है या नहीं। अगर उस आदमी ने कह दिया कि जमीन वक्फ बोर्ड की है तो ये वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। इसके लिए आप कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। आपको अपील करनी है तो इन्हीं के द्वारा बनाई गई छोटी सी कोर्ट, जिसे ट्राइब्यूनल कहते हैं, उसमें जाएंगे। उसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जमीन आपकी है, कागज आपको दिखाने पड़ेंगे और ये उनके ऊपर है वो माने या न माने, उनको कोई कागज नहीं दिखाना। और इसके कारण हमारे देश में न जाने कितनी संपत्ति कब्जाई जा चुकी है, जिसका ताजा उदाहरण था तमिलनाडु का एक पूरा का पूरा विलेज जिसको इन लोगों ने क्लेम किया था। इस विलेज में एक सुंदरेश्वर टेंपल भी आता है जो लगभग 1500 साल पुराना है। हुए थे उसमें जस्टिन ट्रूडो को जिताने में चाइना का इंटरफेरेंस रहा है। ये कनाडा की स्पाई एजेंसी कह रही है, कोई गोदी मीडिया नहीं कह रही है। और जस्टिन ट्रूडो वही है जो आए दिन भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं और खालिस्तानी समर्थक हैं। खालिस्तानी समर्थक इसलिए हैं क्योंकि इनकी सरकार बनाने में जिस पार्टी का समर्थन इनको मिला हुआ है वो पार्टी जगमीत सिंह की है, जो कि खालिस्तान सपोर्टर है। कहने का मतलब इंडिया का जो आज विरोध कर रहा है कनाडा, जस्टिन ट्रूडो, उसको सपोर्ट कर रहा है चाइना इलेक्शन में इंटरफेयर करके। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि चाइना इंडिया के इलेक्शन में भी इंटरफेरेंस करे? और चाइना अगर इंडिया के इलेक्शन में इंटरफेरेंस करना चाहता है तो इसका मतलब इंडिया में ऐसी सरकार है जिसे चाइना पसंद नहीं करता, और अगर चाइना पसंद नहीं करता तो इससे पहले जो सरकारें थी उन्हें चाइना पसंद करता था। और यही कारण है कि पहले हमारे देश में अगर कोई हमला हो जाता था या कोई नेगेटिव बात हो जाती थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती थी, तो हम कहां भागते थे? यूएस बचा लो, यूएस बचा लो, यूएस बचा लो, रशिया बचा लो। और आज हमारा देश ऐसा हो गया है कि यूएस हमसे कहता है कि आपके यहाँ ये चीज गड़बड़ है, हम कहते हैं अपने काम से काम रख। तो ये जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लौट करके आ रहा है ना, ये ना चाइना को पसंद है ना यूएस को पसंद है। तो इन इलेक्शंस में चाइना भी नहीं मानेगा, यूएस भी नहीं मानेगा। यूएस अपने सोशल मीडिया का और इंटरनेट का सहारा लेगा इन्फ्लुएंस करने के लिए। चाइना अपने लेफ्टिस्ट यूट्यूबर्स वर्क है। इसने कल एक खबर छापी है कि 2022 में रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर पुतिन ने अपना फैसला बदल दिया और यूक्रेन पर अटैक होने से बच गया। ये बात सुनने से कई लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन सच्चाई यही है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि CNN मोदी भक्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जनरली इंडिया के खिलाफ ही खबरें छापता है, परंतु जिसको आरोप लगाने वो पुतिन पे भी लगा सकता है कि वो भी मोदी भक्त है।
लेकिन खुशी इस बात की है कि अब हमारे देश की साख दुनिया में इतनी बढ़ रही है कि जो देश पहले दूसरे देशों से गुहार लगाता था कि अमेरिका हमें बचा लो, अमेरिका आप वैक्सीन बना के हमें दे दो, रशिया हमें बचा लो, यूएसएसआर हमें बचा लो, आज वो भारत अगर दुनिया से कुछ कह देता है तो दुनिया उसको सुनती नहीं है, मानती भी है, चाहे कितना ही बड़ा देश हो। और मोदी जी से फोन करवाने के लिए भी अमेरिका ने गुहार लगाई थी कि भारत जरा रशिया को समझाओ तो शायद तुम्हारी बात मान लेगा, तब जाके ये काम हुआ था। एक्चुअल में 2022 में रशिया इस वॉर में काफी पिछड़ रहा था। एक तो धमकी ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि यूक्रेन से हमला पहला हो जाए, और दूसरा ये कि इनकी जो प्राइवेट आर्मी थी प्रिगोजिन, ये भी बगावती स्वर बोलने लगा था। तो इन कई वजह प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है वो भी बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है, और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। सवाल है मेरा, वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा ये ना कुछ इंटरव्यू दिया, उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैंने ऐसा कब मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती, और तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक झटके से भारत में आकर के इन्होंने कनाडा से क्वेश्चन पूछा है कि भाई कनाडा, एक बात बताइए, लास्ट ईयर जो आप इंडिया पर इल्जाम लगा रहे थे कि भारत ने कनाडा में बेस्ड निज्जर को मरवाया है, निज्जर एक खालिस्तानी है जो कनाडा में रहता था और इसकी संदिग्ध मौत हुई थी पिछले साल, जिस पर वहां के पीएम ने भारत पर इल्जाम लगाया था कि भारत ने इसे मरवाया है और भारत का हाथ है इसे मरवाने में, जबकि इसके पीछे कोई प्रूफ ही नहीं था उनके पास। यही चीज कल न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पूछ डाली कि भाई कनाडा आप ऐसा कह रहे थे, आपके पास प्रूफ है? जब प्रूफ नहीं है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इस बात से पूरी दुनिया हिली हुई है, क्योंकि कनाडा और न्यूजीलैंड दोनों ही 5 आई अलायंस का मेंबर हैं। 5 आई अलायंस 5 देशों का एक समूह है जिसमें यूएसए है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ये पांचों देश मिलकर के इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, और कभी किसी की संदिग्ध मौत हो जाए या कोई इंटेलिजेंस हो, कैसी भी हो, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि मामला भारत का है। और 2 दिन पहले भी खबर आई थी जब यूएसए के न्यूज नेटवर्क ने यह बात कही थी कि पुतिन यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने वाले थे। लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर। आज कहाँ गए थे आप? रैली में। रैली में क्या मिला आपको? एक टोपी, झंडा और टी शर्ट। आएगा कौन? मोदी। आएगा कौन? मोदी। आने वाले 5 साल में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप पता? ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते हैं यार। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता। सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में ऊपर से कोविड आएगा, लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? गंगा में लाखों लाश चल रही हैं, हजारों लाशें चल रही हैं। गंगा में लाखों लाश चल रही हैं, हजारों लाशें चल रही हैं। मैं कब हो गया ये? जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा ये ना कुछ इंटरव्यू दिया, उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। आपने जो गरीबी को
एक झटके में मिटाने की बात की। देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। गजब टूबीबाज आदमी हो। दिखाइए, ये वो टॉयलेट सीट का रिमोट, और इसको पॉज कीजिए यहां। अब आप देखिए जरा इसमें क्या क्या है। आप रिमोट लेके बैठ गए, अभी तक तो लोग मोबाइल ही लेके जाते थे। सोचिए किस आम आदमी के घर में आपने ऐसा देखा होगा। ये देखिए, कवर उठाना है तो उसके लिए बटन है, खुद नहीं उठाएंगे, बटन दबाइए कवर उठेगा। सीट उठाना है उसके लिए बटन है, सीट दबाइए उठ जाएगा। अगर आपको बहुत पर्यावरण की चिंता है तो इको फ्लश है, वो कीजिएगा तो कम पानी इस्तेमाल करेगा। फुल फ्लश है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पूरे के बिना काम नहीं होगा तो फुल फ्लश करेगा, बटन खाली दबाना है। सीट का टेम्परेचर है, ठंड में कई लोग सोचते हैं कैसे जाएंगे, बहुत ठंडा होगा, सीट पर बैठने में दिक्कत होगी। टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, वैसे गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। स्टॉप है, फ्रंट है, रेयर है, ड्रायर लगा हुआ है। माथा पीट लेगा आदमी। तो टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। गजब टूबीबाज आदमी। सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहां पे उनसे बात हो रही थी तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है। मैं क्या करूं? ऐसे तभी आंख बंद करके कोalition को डाल के जाके वोट डाला। बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी है। क्या बात कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी है। क्या सोच है रे? यूपीए के समय गैस सिलेंडर का दाम क्या होता था पता नहीं, ये देखो 400। अच्छा अब मैंने एनडीए के बारे में पूछ लिया तो आप दो हाथों से भी नहीं दिखा पाओगे। देखो एनडीए के बीजेपी के समय सिलेंडर का दाम कितना है, ये देखो, यू करना, देखो यू करना पड़ेगा, ये और फिर ये, मतलब 3 बार। यूपीए का टाइम कट। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? क्या बात कर? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। समझ गया मैं।